गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हमने भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ने का सिलसिला शुरू किया है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियों पर जो परियोजनाएं लागू है उन परियोजनाओं को देखेंगे कि कौन कौन सी परियोजना कहाँ कहाँ पर लागू की गई है। इससे पहले के चैप्टर में हमने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी यानी कि सतलज, भाखड़ा, नांगल वगैरह इन सभी को पढ़ा। उससे पहले हमने जो भारत की सबसे पहली थी उसको पढ़ा, जो दामोदर थी, भारत की सबसे पहली थी। फिर भारत की सबसे बड़ी को हमने पढ़ा जो भाखड़ा नांगल थी। अब भारत की सबसे ऊंची को हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी है? हमने पिछले वीडियो में आपको हिंट दिया था उसका। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी परियोजना। गंगा नदी परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, गंगा नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं लागू है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना, ध्यान रखिए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो 260.5 मीटर ऊंचा है। कितना है? 260.5 मीटर क्या है? ऊंचाई है इसकी। और ये विश्व के उच्चतम यानी कि सबसे ऊंचे बांधों में से भी एक बांध है। विश्व की ऊंचाई पर स्थित बांधों में से भी सबसे ऊंचा बांध बताया जाता है इसको, क्योंकि ये हिमालय वाले उच्च क्षेत्र में, हिमालय वाला क्षेत्र जो वैसे ही ऊंचा है, समुद्र तल से ऊंचा है, तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ बांध भी इसे माना जाता है। टिहरी बांध 260.5 और 575 मीटर ये क्या है? लंबाई में भी है। 575 मीटर ये लंबा है और 260.5 मीटर ये ऊंचा है। अब इसके बाद देख लेते हैं ये बना हुआ कहाँ पर है। तो देखिए, ये गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी कम और उद्गम गंगा का जहाँ से होता है उस उद्गम में से एक नदी है भागीरथी, एक अलकनंदा है। और भागीरथी और भीलगंगा दो नदियाँ हैं। ये दोनों नदियाँ जहाँ पर संगम होता है इनका, वहाँ पर बनाया गया है इस बांध को। टिहरी करके एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पर। कहाँ है? उत्तराखंड में भागीरथी और भीलगंगा के ऊपर इस बांध का निर्माण किया गया है। होगी इतनी बात याद? इतनी बात याद होगी तो आगे चलें। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक कहानी है छोटी सी इसके पीछे। ये बांध का जब निर्माण किया जाना था तो सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि ये जो बांध है, ये बांध भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। भूकंप जोन नंबर 5 में यह बांध आता है। तो सरकार ने इसकी मंजूरी तो दे दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि यहाँ पर अगर बांध बनाया जाएगा तो पहली बात तो हम सब डूबेंगे, क्योंकि हमारी बस्तियों को उजाड़ा जाएगा। और बस्तियों को उजाड़ा जाने के साथ साथ एक काम और होगा, यहाँ की वनस्पतियों को नष्ट किया जाएगा, यानी कि पेड़ पौधों को काटा जाएगा। तो यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने इस बांध का निर्माण का विरोध करना शुरू कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, 1972 में सरकार ने इस बांध की क्या दे दी? स्वीकृति। इस बांध को निर्माण करने की स्वीकृति सरकार ने दे दी। लेकिन यहाँ के लोगों ने 1974 में, उससे पहले भी 1974 में क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। क्या नाम था? चिपको आंदोलन। किसके नेतृत्व में शुरू किया ये? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यहाँ के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया विरोध करना? क्योंकि इस बांध को बनाने में हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि को जो है
वहाँ के वनों को काटा जाना था, उनकी सफाई की जानी थी। ठीक है, क्योंकि बांध छोटी मोटी चीज़ थोड़ी, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का उसमें खर्च आता है। नदी का पानी रोकना छोटी मोटी बात थोड़ी है। नदी का पानी, और नदी भी वहाँ से केवल अभी तो युवावस्था में है नदी वहाँ पर, तो युवावस्था में तो नदी वैसे ही बहुत तेज़ गति से बहती है, तो तेज़ गति के पानी को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। चिपको आंदोलन का मतलब यह है कि यहाँ के लोगों ने सरकार को पेड़ काटने से मना कर दिया और पेड़ों को अपने गले लगा लिया, पेड़ों से चिपक गए। ठीक है, तो सरकार ने उनके ऊपर जुल्म भी किया। इसके साथ साथ एक और चिपको आंदोलन तो यहाँ हुआ था उत्तरी भारत में, एक आंदोलन और हुआ था जो दक्षिणी भारत में हुआ था। उस आंदोलन का क्या नाम है गुरुजी? उस आंदोलन का नाम है एप्पिको आंदोलन। ठीक है, एप्पिको आंदोलन दक्षिण भारत में कर्नाटक के आसपास हुआ था। वहाँ भी एप्पिको का वास्तव में मतलब ही शाब्दिक अर्थ ही होता है गले लगाना। ठीक है, पेड़ों को गले लगाना। तो वहाँ के लोगों ने भी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया था। 1974 में इस आंदोलन को शुरू किया गया, लेकिन इस आंदोलन को दरकिनार करते हुए सरकार ने 1978 में इसके निर्माण कार्यों को शुरू कर दिया, और यह निर्माण कार्य 2006 में जाकर के पूरा हुआ। यानी कि 6 साल तो ये और 22 साल ये, यानी कि 28 ईयर्स, 28 साल इस बांध को पूरा होने में लगे। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी। इसका पहला चरण का निर्माण कार्य अभी पूरा हुआ है 2006 में। ये बात होगी। अब ये इतनी बात आपको याद रह जाएगी। इसके बाद इस नाम को जरूर आप याद रख लेना, सुंदरलाल बहुगुणा। अब इसके बाद एक चीज़ और याद रखना, इसके अंतर्गत 25% हिस्सा राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड का है, और 75% हिस्सा किसका है? केंद्र सरकार का, बोले तो भारत सरकार का। इतनी बात याद रह जाएगी कि बताओ गुरुजी? रह जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं। चलो तो आगे चलो, रह जाएगी तो। अब देखिए, इस टिहरी बांध के ऊपर जो हमारा उद्देश्य था, हम पढ़ रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। अभी तो हमने इसके निर्माण की बात की गई है। अब इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य था जल विद्युत का उत्पादन करना। क्या था? जल विद्युत का उत्पादन करना। तो देखिए, यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन करने के लिए 3 संयंत्र लगाए गए हैं। पहले का नाम है टिहरी बांध और जल विद्युत अधिनियम या परियोजना। तो इसके अंतर्गत कुल 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया है। फिर दूसरा है कोटेश्वरम जल विद्युत परियोजना, इसके अंतर्गत 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और तीसरा है टिहरी पंप स्टोरेज, टिहरी पंप स्टोरेज जल विद्युत नहीं है परियोजना। इसके अंतर्गत भी 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये 3 परियोजनाओं को इसके अंतर्गत लागू किया गया, यानी कि कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन टिहरी परियोजना के माध्यम से किया जाता है। इम्पोर्टेंट नॉलेज है, याद रखने लायक नॉलेज है। इसके अलावा इस पूरी परियोजना में आपको कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो याद रखनी चाहिए। अब देखिए, इसको एक बार में रिवाइज कर लेते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी भीलगंगा दोनों नदियों के संगम में टिहरी नामक स्थान पर बना हुआ है। यह बांध जो है 1972 में सरकार ने स्वीकृति दे दी। 1974 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एपिको आंदोलन दक्षिण भारत का, ये उत्तरी भारत का है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए 1978 में सरकार ने इसका कार्य शुरू कर दिया। 2006 में इसका कार्य पूरा हो गया। इसके बाद इसको जो है 3 परियोजनाएं इसमें लागू की गई है जल विद्युत उत्पादन के लिए। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध या जल विद्युत उत्पादन परियोजना, दूसरी कोटेश्वरम और तीसरी टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना। टिहरी दोनों है, उसमें 1000 और कोटेश्वर में 400, यानी कि कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत 2400 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। 1000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का एक नया संयंत्र और लगाने की सरकार की यहाँ पर मंशा है। इतनी बातें आपको याद हो गई कि बताओ गुरुजी याद हो गई, आगे बताओ। चलो तो आगे चलो। आप देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ।
चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा नदी जो है, उस गंगा नदी की कुछ 2-4 सहायक नदियाँ हैं, उन सहायक नदियों पर भी छोटी छोटी कुछ परियोजना हैं, उनके केवल नाम ही लिखेंगे तो भी चलेगा, हम उनके नाम लिख करके आपको बता देता हूँ। ध्यान रखना, ये स्वतंत्रता के बाद का पहला ऐसा आंदोलन था जो पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला ऐसा आंदोलन था जो किया गया, ठीक है। यह बांध जो है, एक बात और इसमें कहना भूल गया मैं आपको, वो भी आपको नोट करा देता हूँ, मैं भूल गया इस बात को, नोट कर लीजिएगा इसको भी। यह बांध जो है भारत के भूकंप जोन 5, भूकंप जोन 5 में इस बांध का निर्माण किया गया, टिहरी बांध का। तो लोगों ने इसलिए भी इसका विरोध किया था। अब ये भूकंप जोन 5 क्या होता है, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट बात है ना। तो भूकंप जोन 5 का मतलब भी आप यहाँ पर समझते चले। देखिए, भूकंप जोन नंबर 1 कुछ भी नहीं होता, भूकंप जोन नंबर 2 से शुरू होता है, 3, 4 और 5। क्या ये भूकंप जोन नंबर 2, भूकंप जोन नंबर 3, भूकंप जोन नंबर 4, भूकंप जोन नंबर 5। इसके अंतर्गत 2 के अंतर्गत क्या होता है, रिएक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 6 से कम हो, ऐसा भूकंप जिसके रिएक्टर स्केल पे तीव्रता 6 से कम हो, ऐसे क्षेत्र को भूकंप जोन नंबर 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसा क्षेत्र जिसमें भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6 से 7 के बीच हो, ऐसे क्षेत्र को जोन नंबर 3 के अंतर्गत, 7 से 8 हो ऐसे क्षेत्र को 4 के अंतर्गत, और भूकंप जोन 5 के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र को रखा गया है भारत में जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 8 या 8 से अधिक हो। तो ये जो टिहरी बांध है हमारा, टिहरी बांध भूकंप रिएक्टर यहाँ पर 8 से अधिक वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे अगर कभी भूकंप आएगा तो 8 रिएक्टर पैमाने से ज़्यादा आएगा, रिएक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता 8 या उससे अधिक होगी, यानी कि भयंकर तबाही, भयंकर भूकंप, छोटा मोटा भूकंप नहीं, बहुत भयंकर भूकंप यहाँ पे आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। अगर मान लीजिए भूकंप आता है, टिहरी बांध टूटता है, तो उत्तराखंड तो क्या, आपका उत्तर प्रदेश के हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, सहारनपुर वगैरह, वो सब जलमग्न हो जाएंगे। जन की हानि तो होएगी होएगी, साथ ही धन की हानि भी होगी। इतनी बातें आप इसमें याद कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं, 1-2 परियोजनाएं और है। देखिए, गंगा की एक सहायक नदी है रामगंगा नदी, जानते हैं आप इसको अच्छी तरीके से। इस पर रामगंगा परियोजना शुरू की गई है, रामगंगा परियोजना यह शुरू की गई है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद एक और नदी है गंडक नदी, सॉरी इससे पहले एक काली नदी है, काली नदी है, काली नदी। इस काली नदी पर एक परियोजना है टुनकपुर परियोजना, टुनकपुर परियोजना। काली नदी जो है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बहती है। देखिए, इसके संदर्भ में एक बात याद रखना, ये आपका नेपाल है और इधर आपका क्या है, ये उत्तराखंड। तो यहाँ से ये नदी आकर के दोनों के बीच में क्या बनाती है, सीमा। ये नेपाल है, ये उत्तराखंड है, इन दोनों के बीच में एक काली नदी है, इसको यहाँ शारदा कहते हैं, और जैसे ही ये उत्तराखंड में आती है इसको काली नदी नाम दिया जाता है। तो काली नदी इससे क्या बनाती है, सीमा। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये बांध है दोनों के बीच में, तो यह बांध उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। क्या नाम है इसका, टुनकपुर बांध, ठीक है। टुनकपुर बांध नेपाल और उत्तराखंड के बीच में है, टुनकपुर परियोजना। काली नदी, इसको शारदा नदी भी आ जाए आपका तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। शारदा या काली नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। क्या नाम है, टुनकपुर। इसके बाद गंडक परियोजना है, गंडक नदी पर। गंडक नदी पर कौन सी परियोजना है, गंडक परियोजना, जिसमें आपके 3 क्षेत्र शामिल हैं। आपका नेपाल है इसमें, और बिहार है, और उत्तर प्रदेश है। 3 क्षेत्र है इसमें, नेपाल, सॉरी
बिहार और उत्तर प्रदेश हमारे भारत के 2 राज्य हैं, इन दोनों के तीनों के बीच में ये परियोजना लागू है। इतनी बातें याद हो जाएगी। तो एक बात और याद रख लेना, गंडक परियोजना जो है ये गंडक नदी गंगा नदी में आकर के मिलती है, जहाँ मिलती है उसको सोनपुर कहा जाता है। सोनपुर जिला है। सोनपुर जिला, ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला इसी सोनपुर में लगता है। राजस्थान का कहा जाए तो आपको नागौर करना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात थी इसके अंतर्गत जो आपकी गंडक नदी परियोजना है। ये बातें याद रह जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। रामगंगा नदी परियोजना, शारदा या काली नदी पर टूनकपुर परियोजना, गंडक नदी पर गंडक परियोजना, नेपाल, बिहार और यूपी का हिस्सा है इसमें। सोनपुर नदी सोनपुर जिले में आकर के मिलती है। भारत की सबसे बड़ा जो है क्या है, वह है पशु मेला यहाँ पर लगता है। राजस्थान का पूछ लिया जाए तो नागौर में लगता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें याद होगी तो एक बात और याद कर लेना। वो बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात है। अब हम पढ़ेंगे कोसी नदी। क्या पढ़ेंगे? कोसी नदी। इम्पोर्टेंट बात यही है कि कोसी नदी परियोजना को आप याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब तक हमने 3-4 परियोजना पढ़ ली। टिहरी बांध भी इम्पोर्टेंट है और ये कोसी नदी भी कोसी परियोजना भी इम्पोर्टेंट है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे डिटेल में? उसका कारण क्या है गुरुजी? कारण यह है कोसी नदी को पढ़ने पर, क्योंकि कोसी नदी एक बहुत खतरनाक नदी है जो तिब्बत से निकलती है, नेपाल में आती है, बिहार में तांडव मचाती है, गंगा में मिल जाती है। तिब्बत से निकलती है, नेपाल में बहती है, बिहार में तांडव मचाती है, गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी ये जो है तिब्बत से नदी निकलती है। तिब्बत में एक जगह है, उसका नाम है गोसाई थान। तिब्बत, ठीक है, यहाँ से निकलती है, नेपाल में आती है ये नदी। नेपाल में 7 धाराओं में विभाजित हो जाती है ये नदी। गोसाई थान तिब्बत से निकलती है, नेपाल में आकर के 7 धाराओं में विभाजित हो गई। 7 धाराओं में विभाजित होने के बाद क्या होता है, यह नदी चलती है आगे और बिहार में आती है, और बिहार में आने के बाद ये ऐसे बहती है, ऐसे स्प्रिंग टाइप, ये नदी ऐसे बहती है, ऐसे। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से ये नदी बहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्पिलाकार में। अब जब इस नदी में बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ गति से आएगा, तो जब पानी तेज़ गति से आएगा तो ये रिहायशी इलाके, यहाँ पे आपको मालूम है 2 ये नदी का बीच वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बस्तियाँ होती है, यहाँ पे बस्तियाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, इनके बीच में, तो यहाँ ये नदी का पानी पहुँच जाता है, अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है ये नदी, क्योंकि सर्पिलाकार इतना ज़्यादा घुमाव में पानी बहुत तेज़ गति से आता है तो नहीं बह पाता, वो सीधा जाना पसंद करता है, तेज आता है। तो ये नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी का भी खिताब इसी को दिया गया है, कोसी नदी बिहार की। तो इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ये तो आपको याद होगा, महानदी को बंगाल का शोक कहते हैं, बिहार का शोक। बिहार का शोक इसको कहते हैं क्योंकि ये बिहार में बहुत ज़्यादा जनधन की हानि करती है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल कई लोग मारे जाते हैं और जो है फसलें बर्बाद होती है। बिहार का सोरो ऑफ बिहार कहते हैं इसको। तो इतनी बातें आपकी याद रह जाएगी। तो क्या है, ये नदी सबसे ज़्यादा गोखुर झीलों का निर्माण भी करती है। गोखुर झील किसको कहते हैं? ये नदी इतनी घूम रही है तो ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता, धीरे धीरे ये इस तरीके से गोल हो जाता है और ये यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है, इसमें पानी भरा रह जाता है, इसको गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, गोखुर झील अक्सर इसी प्रकार की बनती है, ऐसी। ठीक है, गाय के खुर के समान, गोखुर का मतलब होता है गाय के खुर के समान, अर्धचंद्राकार झील भी इसको कहते हैं। ये बात इसमें है। ठीक है, कोसी परियोजना। अब इसके अंतर्गत देखिए, कोसी परियोजना में कोसी नदी को जो है जब तिब्बत से निकलती है तो अरुण कहा जाता है इसको। ये बात भी आप ध्यान रखना। इस नदी परियोजना को बनाने का उद्देश्य 2 है। एक तो बाढ़ नियंत्रण है, ये तो होगा ही होगा, और दूसरा क्या है उद्देश्य इसका? सिंचाई। तो इसी के कारण इस नदी पर हनुमान नगर
कुछ किताबों में हनुमान नगर बिहार में दे रखा है, तो कुछ किताबों में इसमें नेपाल में भी दे रखा है। आप देख लेना ये हनुमान नगर कहाँ है। हनुमान नगर में इस पर एक अवरोधक बांध बनाया गया है। क्या बांध बनाया गया है? अवरोधक बांध इस पर बनाया गया है, जो लगभग 1.2 किलोमीटर लंबा और 72 मीटर ऊंचा है। 72 मीटर क्या है? ऊंचा। इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जो अवरोधक बांध कहलाता है। अवरोधक बांध मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, समझ लेना उसको। 1.2 किलोमीटर लंबा है, 72 मीटर इस बांध की ऊंचाई है। तो ये बांध बनाया गया है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण इसका मुख्य उद्देश्य है। इस बांध को बनाने के बाद इससे कुछ नहरें निकाली गई है। 3 इंपॉर्टेंट नहरें हैं। एक तो पूर्वी कोसी नहर है, पूर्वी कोसी नहर, एक पश्चिमी कोसी नहर है, और एक है राजपुर नहर। ये 3 नहरें इससे इम्पोर्टेंट है जो निकाली गई है। पूर्वी कोसी नहर के अंतर्गत पूर्णिया और सहरसा, ये 2 जिले हैं बिहार के, इन दोनों में सिंचाई की जाती है और लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर, भूमि पर इन नहरों से सिंचाई की जाती है, इन दोनों जिलों के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद पश्चिमी कोसी नहर है, जिसके अंतर्गत 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसकी 44 किलोमीटर लंबाई है, लंबाई भी आप याद कर लेना। इसके अंतर्गत दरभंगा बिहार में इसकी सिंचाई की जाती है। साथ ही साथ नेपाल का एक जिला है, नेपाल का एक क्षेत्र है जिसको सप्तासी के नाम से जाना जाता है, सप्तासी, वहाँ भी इस नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है, दरभंगा और सप्तासी नेपाल के। ठीक है। यहाँ लगभग इसमें 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इस नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। राजपुर नहर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट नहर है। राजपुर नहर के माध्यम से बिहार के कुछ जिलों में सिंचाई की जाती है। किताबों में इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन राजपुर नहर आप याद रखिएगा। ठीक है। तो ये पूर्वी कोसी नहर देखिए कैसे है। ये मान लीजिए ये आपकी कोसी नदी आ रही है ऊपर से, इधर नेपाल है तो इधर बिहार है। ठीक है। ये पूरा बिहार है, तो पूर्वी कोसी नहर इधर निकलेगी, पश्चिमी कोसी नहर इधर निकलेगी। इसे इतना ध्यान रखना, पूर्वी पूरब की तरफ और पश्चिमी पश्चिम की तरफ, इस तरीके से। ठीक है। तो ये याद रह जाएगा आपको। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, ये पूर्वी कोसी नहर है। इस पूर्वी कोसी नहर पर एक कटैया जल विद्युत केंद्र बनाया गया है, जिसके माध्यम से 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये पूर्वी नहर पर बनाया गया है। पूर्वी जो कोसी नहर है उस पर कटैया जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस पर किया जाता है। इतनी बातें बोलो, आपको याद रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? कि गुरुजी रह जाएगी तो रख लेना। अब इतनी ही बातें याद रह जाएगी तो एक बात और याद रख लेना। वो कौन सी बात है? वो अगली बात है। इसको मिटा देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए इसके बाद जो है, अब एक इम्पोर्टेंट बात है इस नदी के संदर्भ में, वो है नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना क्या होती है गुरुजी? ये तो हमने सुना ही नहीं कभी, तो सुन लिया आपने आज। और सुनना चाहते हो? हाँ, और सुनना चाहते हैं गुरुजी? सुनाओ। तो देखिए, नदी जोड़ो परियोजना, अब नदी जोड़ो परियोजना क्या होती है? 2 नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना। इतना आसान काम थोड़ी है 2 नदियों को आपस में जोड़ देंगे। हम तो 2 सड़क मार्गों को जोड़ने के लिए हमको एप्लीकेशन देनी पड़ती है विधायक को, एमएलए को वगैरह को, तो यहाँ नदियों को जोड़ेंगे। तो नदियों को जोड़ने के अंदर जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले तो इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है। दूसरी बात, बीच में नहरें भी, बीच में वन अभ्यारण्य भी आते हैं, वन्य जीव संरक्षण केंद्र भी आते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट जंगल भी आता है, और मैदानी भूमि भी आती है, पठारी भूमि भी आती है, चट्टानी भूमि भी आती है, पहाड़ भी आते हैं, सड़क मार्ग भी आते हैं। तो ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। 2 बड़ी नदियों को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें एक लॉजिक रहता है। क्या लॉजिक है? आज ऐसे फालतू नहीं जोड़ते इनको।
दो नदियों को जोड़ते हैं, तो इस नदी जोड़ो परियोजना में कोसी और एक नदी और है मेची। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना, रिवर लिंकिंग परियोजना बोलते हैं इनको। इन दोनों नदियों को जोड़ा जाना इसमें प्रस्तावित है। ये भारत की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना है। पहली कौन सी है गुरुजी? पहली है बेतवा और केन, इन दोनों नदियों को इसमें जोड़ा गया है एमपी में। ठीक है, चंबल नदी नहीं बल्कि यमुना नदी की दोनों सहायक नदियां हैं ये, बेतवा और केन, इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया गया है एक नहर बना करके एमपी में। ठीक है, इसके बाद इस परियोजना को लागू किया गया कोसी मेची नदी। देखिए, दो नदियां जब आपस में जोड़ी जाती है, जब एक नियम काम करता हो, ये नदी एक है और ये एक नदी है। ठीक है, इन दोनों नदी को जब आपस में जोड़ेंगे तो इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक कारण होना चाहिए कि एक नदी में पानी ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरी नदी में पानी कम होना चाहिए, तब जाकर के ये सिद्धांत कार्य कर पाता है। अन्यथा नदी को जोड़ने का मतलब ही क्या है? दोनों नदी लबालब जारी है तो उन दोनों नदियों को जोड़ने का मतलब क्या निकलता? दोनों नदियों में पानी नहीं है तो भी जोड़ने का मतलब नहीं निकलता। एक में ज़्यादा और एक में कम है तब नदियों के जोड़ने का मतलब निकलता है, क्योंकि जब जिस नदी में ज़्यादा पानी है वो वेस्टेज जा रहा है, फालतू जा रहा है, बाढ़ ला रहा है, इधर उधर फैल रहा है पानी, तो उस पानी को जिस नदी में पानी कम है वहाँ पर ले जाकर वहाँ जल विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई करना, मत्स्य पालन करना, परिवहन करना, ये सारे कार्य आते हैं। ठीक है, तो कोसी नदी है ये वाली, कोसी नदी में बहुत ज़्यादा पानी है और मेची नदी है, मेची नदी में कम पानी है। मेची नदी आप सोच रहे होंगे मेची नदी कौन सी, हमने तो कभी पढ़ी नहीं, तो कोई बात नहीं पढ़ी तो छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी पढ़ते हैं अपन, बारी बारी चीज़ें पढ़ते हैं अपन तो छोटी मोटी चीज़ें पढ़ लो इसको भी। ये देखिए, एक इधर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, इधर से आती है गंगा, तो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी दोनों बांग्लादेश में जाती है। तो गंगा नदी में एक नदी और गिरती है महानंदा, और महानंदा नदी की सहायक नदी है ये मेची नदी। इधर नहीं है बल्कि किधर की तरफ है, इधर की तरफ। बात समझ में आ रही है? इतना सारा डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? न्यारा समझ में? दोबारा समझिए। देखिए, इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आ रही है हमारी ये गंगा नदी, दोनों आपस में जुड़ जाती है। ये इसको कहते हैं पद्मा कह देते हैं यहाँ, इसको जमुना कह देते हैं यहाँ। ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पर है, ये गंगा यहाँ पर है। ठीक है, इसमें एक ऊपर से नदी आती है, इसको कहते हैं महानंदा नदी, गंगा की सहायक नदी है, बांग्लादेश में जाती है। और इसी के अंतर्गत ये बिहार वाला इलाका है इधर पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर एक नदी है बिहार में होकर के जा रही है, उस नदी को कहते हैं मेची नदी। यहाँ पर एक नदी है कोसी नदी, दोनों नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है ये। ठीक है, इस नदी में पानी ज़्यादा है, इस नदी में पानी कम है, तो इन दोनों नदियों को जोड़ने की जोड़ने की जो है परियोजना है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। तो देखिए, दोनों नदी को जब जोड़ा जाएगा तो इसका पानी इसमें ले जाने की परियोजना है ये। तो बीच में आपको मालूम है ये जो नहर बनाई जाएगी या नहर ही बनाई जाएगी, नदी तो बना नहीं सकते, नदी तो प्राकृतिक होती है, नदी भी कोई बनाती है, कृत्रिम नदी आपने कभी सुना है क्या? नहर ही बनती है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, बिजली उत्पादन किया जा सकता है, सिंचाई की जा सकती है आसपास के इस क्षेत्र में, जल विद्युत, हाँ बिजली उत्पादन है क्या, इसके अलावा मत्स्य पालन किया जाता है, मछली पालन किया जा सकता है, और इम्पोर्टेंट परिवहन किया जा सकता है। नदी परिवहन यानी कि जल परिवहन का भी आसानी से यहाँ पर किया जा सकता है। जल परिवहन आपको मालूम है, जल परिवहन भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है इस नदी जोड़ो परियोजना का। तो ये सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत यहाँ पे काम करता है, यह है दोनों नदी जब जोड़े जाएंगे तो एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र जो है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है, उसको इससे फ़ायदा पहुंचने की संभावना है, जिसको कहते हैं सीमांचल क्षेत्र। अब सीमांचल, ये नई बीमारी आ गई है। सीमांचल क्या है? तो सीमांचल कहते हैं, सीमांचल क्या होता है ना, सीमांचल देखिए, ये बिहार मान लीजिए आपका, ये बिहार है, इस तरीके से बिहार का नक्शा है आपका। तो बिहार का ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, क्या है ये? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 4 जिले हैं इसमें, इन चारों जिलों को सीमांचल के नाम से जाना जाता है। ऊपर नेपाल है, इधर सिक्किम है आपका, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर झारखंड है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको सीमांचल के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं सर? इसमें एक अररिया जिला है, एक जिला है आपका इसमें पूर्णिया, अररिया पूर्णिया जिला, और एक जिला है कटिहार, और एक जिला है किशनगंज।
ये 4 ज़िले हैं, चारों ज़िलों कहाँ आते हैं, चारों ज़िले कहाँ आते हैं? बोलो, चारों ज़िले आते हैं आपके यहाँ पर, बोले तो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में। तो इस वाले क्षेत्र को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। ये मेची नदी यहीं से लगभग निकलती है, तो इसको सीमांचल कहते हैं। चारों ज़िलों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये आपकी जो है नदी जोड़ो परियोजना थी। कोसी नदी हमने पढ़ ली, आज टिहरी बांध परियोजना पढ़ ली, गंगा की सहायक नदियों पर कुछ बने हुए डैमों को हमने देख लिया। उम्मीद है आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप हमको कमेंट करें, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो कमेंट करें। आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, कोई समस्या हो तो। अब तो सरकार ने छुट्टी भी दे दी है यहाँ आने की, यहाँ आकर के पूछ लीजिए। चलिए, नमस्कार।